दुनिया के लाखों वयस्क हर रोज खुद को आईने में देखकर एक ही सवाल पूछते हैं कि यार मैं इतना आलसी क्यों हूं। हाँ, और अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या मैं बेवकूफ हूँ। सही कहा। या फिर लोगों को लगता है कि शायद वो धीरे धीरे पागल हो रहे हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो रोज अपनी चाबियां भूल जाते हैं। और अहम मीटिंग्स में भी जिनका ध्यान अचानक से भटक जाता है। बिल्कुल। और जो आवेग में आकर ऐसे फैसले लेते हैं जिनका उन्हें बाद में बहुत पछतावा होता है। ऐसे लोग अक्सर अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में हमेशा एक कदम पीछे रह जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये कोई चरित्र का दोष हो ही ना। क्या हो अगर ये आलस या बेवकूफी बिल्कुल भी ना हो। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है ना। देखिए, सोचिए कि दुनिया के ज्यादातर लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग मैकओएस पर वाइड है। अरे वाह, ये उपमा तो बहुत ही सटीक है। हाँ, मतलब वे लोग ना तो खराब हैं और ना ही डिफेक्टिव हैं। बस उनका सिस्टम जानकारी को एक बिल्कुल अलग तरीके से प्रोसेस करता है। सही कहा। और आज की इस गहरी चर्चा में हमारा मिशन इसी अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड करना है। बिल्कुल। और इसके लिए हम केट केली और पेगी रामुंडो की मशहूर किताब यू मीन आई एम नॉट लेजी, स्टूपिड और क्रेजी के स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं, ताकि अडल्ट एडीडी यानी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर की उस जटिल दुनिया को समझा जा सके जिसे समाज अक्सर पूरी तरह से गलत समझता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किताब के स्रोत सबसे पहले किस बात पर जोर देते हैं? मैं कहूंगी कि इस किताब के स्रोत एक बहुत ही गहरी गलतफहमी पर प्रहार करते हैं। मतलब समाज में एक आम धारणा है कि एडीडी सिर्फ बचपन की समस्या है। हाँ, लोगों को लगता है कि एक ऐसा दौर है जहां बच्चा क्लासरूम में टिककर नहीं बैठ पाता। और जैसे जैसे वो बड़ा होगा ये समस्या अपने आप जादुई तरीके से गायब हो जाएगी। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता है ना। बिल्कुल नहीं। न्यूरोलॉजी इस तरह काम नहीं करती। मैं बता रही थी कि ये जीवन भर चलने वाली स्थिति है। वयस्कों में इसके लक्षण खत्म नहीं होते हैं। तो क्या वो लक्षण बदल जाते हैं? हाँ, वो अपना रूप बदल लेते हैं। वो इतने सूक्ष्म और जटिल हो जाते हैं कि उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसीलिए शायद इसे मेडिकल विज्ञान में एक छुपी हुई विकलांगता या हिडन हैंडीकैप कहा जाता है। बिल्कुल सही। देखिए, किसी टूटी हुई हड्डी को एक्सरे में देखकर कोई भी डॉक्टर कह सकता है कि समस्या कहाँ है। लेकिन एडीडी वाले व्यक्ति का संघर्ष तो उसके दिमाग के अंदर होता है ना। हाँ, जिसे बाहर से देखने वाला व्यक्ति अक्सर सिर्फ लापरवाही या आलस मान लेता है। ये अदृश्य संघर्ष ही वो कारण है जो इंसान को खुद पर शक करने के लिए मजबूर कर देता है। बिल्कुल। और स्रोत में मुख्य रूप से 3 बड़े लक्षणों का गहराई से विश्लेषण किया गया है, जिन्हें द बिग 3 कहा जाता है ना? हाँ, पहला है इनअटेंशन यानी ध्यान का भटकना। लेकिन एक दिलचस्प बात है, मैंने शुरू में पढ़ा कि ये सिर्फ ध्यान न लगा पाने की अक्षमता नहीं है। सही पढ़ा आपने। ये उससे कहीं ज्यादा जटिल है। असल में ये सही जगह पर ध्यान केंद्रित करने और उस एकाग्रता को अपनी इच्छा के अनुसार बनाए रखने की समस्या है। तो मतलब वयस्कों के मामले में इन अटेंशन का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ देख या सुन नहीं रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो एक ही समय में सब कुछ देख और सुन रहे होते हैं। बाप रे, तब तो मुख्य काम पर टिके रहना लगभग असंभव हो जाता होगा। बिल्कुल। और दूसरा लक्षण है इम्पल्सिविटी यानी बिना सोचे समझे काम करना। बचपन में इम्पल्सिविटी का मतलब शायद बिना देखे सड़क पार कर लेना हो सकता है। हाँ, लेकिन एक वयस्क के जीवन में इसके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं, जैसे बातचीत के बीच में अचानक बोल पड़ना, जिससे पेशेवर रिश्ते खराब हो सकते हैं, या फिर बिना सोचे समझे नौकरी छोड़ देना, या क्रेडिट कार्ड से कोई बहुत महंगी चीज खरीद लेना। मतलब उनके दिमाग में वो न्यूरोलॉजिकल पॉज बटन ठीक से काम नहीं करता। सही कहा, वो पॉज बटन जो किसी भी एक्शन से पहले परिणामों का विश्लेषण करने का मौका देता है, वो गायब होता है। और द बिग 3 का तीसरा हिस्सा है हाइपर एक्टिविटी या अति सक्रियता। हाँ, और जब ये शब्द सामने आता है तो दिमाग में तुरंत एक ऐसा बच्चा आता है जो सोफे पर कूद रहा हो। लेकिन वयस्कों में ये शारीरिक उछल कूद अक्सर एक आंतरिक बेचैनी में बदल जाती है ना। बिल्कुल। ये दिमाग का लगातार किसी फॉर्मूला 1 रेस कार की तरह दौड़ना है। जैसे बहुत ज्यादा और तेज बोलना, पैरों को लगातार हिलाना, या हमेशा अंदर से एक ऐसी घबराहट महसूस करना जैसे कोई मोटर लगातार चल रही हो। एक ऐसी मोटर जिसे बंद करने का स्विच ही गायब है। बिल्कुल सटीक उपमा है ये। लेकिन देखिए, यहाँ मुझे स्रोत में एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। अच्छा, वो क्या? अगर एडीडी वाले लोग ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते तो ऐसा क्यों होता है कि वो किसी अपनी पसंद के प्रोजेक्ट में घंटों खोए रहते हैं? ये बहुत लोग पूछते हैं। बुलेट तला हो या कोई वीडियो गेम, तो वो लगातार 8 घंटों तक बिना पलक झपकाए उसमें डूबे रहते हैं। उस वक्त तो बाहरी दुनिया जैसे पूरी तरह गायब ही हो जाती है। तो फिर इसे ध्यान की कमी कैसे कहा जा सकता है? मैं कहूंगी कि ये मनोविज्ञान के नजरिए से बहुत ही अहम सवाल है। असल में बाहरी दुनिया से उनका ध्यान इसलिए नहीं हटता क्योंकि उनका ध्यान कम है। तो फिर क्यों हटता है? क्योंकि वो लॉकिंग इन या 1 चैनल ऑपरेशन की स्थिति में चले जाते हैं। अच्छा, ये 1 चैनल ऑपरेशन क्या होता है?
देखिए, एडीडी वाले व्यक्ति का दिमाग एक साथ कई चीजों को फिल्टर करने में भारी संघर्ष करता है। क्योंकि बाहरी दुनिया में तो असीमित शोर है। बिल्कुल। ट्रैफिक की आवाजें, ट्यूबलाइट की भिनभिनाहट, कपड़ों की चुभन और लोगों की बातें। तो जब दिमाग इस भयंकर ओवरलोड को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो क्या करता है? वो खुद को टूटने से बचाने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म या रक्षा तंत्र का इस्तेमाल करता है। मतलब वो बाकी सभी भारी इनपुट चैनलों को बेरहमी से बंद कर देता है। हाँ, और सिर्फ एक ही चैनल पर खुद को लॉक कर लेता है। अरे वाह, इसे ही अक्सर हाइपर फोकस कहा जाता है। बिल्कुल। ये तो ऐसा हुआ कि किसी कमरे में 10 अलग-अलग रेडियो स्टेशन एक साथ पूरी आवाज में बज रहे हों। और उस असहनीय शोर से बचने के लिए कोई व्यक्ति सिर्फ एक स्टेशन की आवाज को इतना तेज कर दे कि बाकी के 9 स्टेशन सुनाई देना ही बंद हो जाएं। बहुत ही शानदार उपमा है ये। ध्यान तो वहां मौजूद है, लेकिन वो किस चीज पर लगेगा इसका नियंत्रण व्यक्ति के हाथ में नहीं है। सही बात है। और अगर ये वन चैनल ऑपरेशन इंसान के बचपन से ही शुरू हो जाता है तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसा दिमाग सर्वाइव कैसे करता है, खासकर हमारे पारंपरिक मल्टी चैनल स्कूलों और समाज के सख्त ढांचे में। बिल्कुल। बचपन से लेकर वयस्क होने तक के सफर में दिमाग का ये अलग रवैया इंसान के व्यक्तित्व को पूरी तरह से आकार देता है। हाँ, और स्रोत में बचपन के इस अनुभव को बहुत ही जीवंत तरीके से पेश किया गया है। मैंने पढ़ा वो हिस्सा। किताब की लेखिका पेगी रामुंडो ने अपनी ही जिंदगी का एक किस्सा शेयर किया है। हाँ, वो बारबेक्यू फॉक वाला किस्सा ना? बिल्कुल, जहां बचपन में उन्होंने एक इलेक्ट्रिक आउटलेट में बारबेक्यू फॉक डाल दिया था। ये सिर्फ एक बच्चे की शरारत नहीं थी, ये हाइपर एक्टिविटी और खतरों को ना भांप पाने का एक ज्वलंत उदाहरण था। ऐसे बच्चे अक्सर अपने माता पिता के लिए एक पहेली बन जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो लगातार खतरे मोल लेते हैं, नियमों को तोड़ते हैं। क्योंकि उनका दिमाग खतरे के सिग्नल को उस तरह से प्रोसेस ही नहीं करता जैसे एक आम बच्चे का दिमाग करता है। और जब ये बच्चा स्कूल पहुंचता है तो असली संघर्ष शुरू होता है। जूनियर हाई स्कूल को तो स्रोत में कन्वेयर बेल्ट के रूप में दर्शाया गया है। बिल्कुल सही। बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में भागता है। हर 55 मिनट में घंटी बजती है और विषय बदल जाता है। गणित से इतिहास, इतिहास से विज्ञान। और एक एडीडी वाले बच्चे का दिमाग इतनी जल्दी गियर नहीं बदल सकता। क्योंकि वो अभी भी पिछले विषय के वन चैनल ऑपरेशन से बाहर नहीं आ पाया है। हाँ, और सिस्टम उसे अगले विषय में जबरदस्ती धकेल देता है। नतीजा ये होता है कि वो उस कन्वेयर बेल्ट से बार बार नीचे गिर जाता है। और फिर शिक्षकों और माता पिता द्वारा उसे अंडर अचीवर या कमजोर प्रदर्शन करने वाला मान लिया जाता है। ये बहुत दुखद है और यहीं से किशोरावस्था की वो मानसिकता जन्म लेती है जो इस किताब के सबसे झकझोर देने वाले हिस्सों में से एक है। हाँ, जब कोई बच्चा हर रोज पूरी कोशिश करने के बाद भी क्लास में फेल होता है तो उसका आत्मविश्वास पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है। और अपनी इस बौद्धिक विफलता को छुपाने के लिए वो एक विद्रोही का रास्ता चुनता है। स्रोत में से एक बहुत ही ताकतवर वाक्य में पिरोया गया है, बीइंग बैड इज बेटर देन बीइंग स्टूपिड। मतलब बेवकूफ देखने से बेहतर है बुरा दिखना। बिल्कुल। कोई बच्चा क्लास का जोकर या विद्रोही सिर्फ इसलिए बन जाता है ताकि लोग ये सोचें कि वो जानबूझकर पढ़ाई नहीं कर रहा है, बजाय इसके कि दुनिया ये जान जाए कि वो कोशिश कर रहा है और फिर भी हार रहा है। हाँ, ये असल में एक ईगो को बचाने की हताश कोशिश है। और इस रक्षा कवच को पहनकर जब वो किशोर एक वयस्क जीवन में प्रवेश करता है तो चुनौतियां और भी जटिल हो जाती हैं। क्योंकि स्कूल की जगह अब ऑफिस ले लेता है और कन्वेयर बेल्ट की जगह डेडलाइंस और बिल ले लेते हैं। जो बच्चा स्कूल में एक विषय से दूसरे विषय में स्विच नहीं कर पाता था, वही वयस्क अब नौकरी दर नौकरी बदलता है। क्योंकि वो किसी एक रूटीन में बंधकर नहीं रह पाता। और आवेग में आकर खरीदारी करने से पहाड़ जैसी आर्थिक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। और तो और भावनात्मक अस्थिरता के कारण उनके निजी रिश्ते भी अक्सर टूटने की कगार पर रहते हैं। मैं तो कहूंगी कि वयस्क जीवन का ये सारा संघर्ष इसलिए इतना गहरा है क्योंकि एडीडी का दिमाग पूरी तरह से विरोधाभासों से भरा होता है। हाँ, विरोधाभास या पैराडॉक्स। स्रोत में डिफेक्टिव फिल्टर की चर्चा की गई है। देखिए, एक आम इंसान का दिमाग किसी शांत रेस्टोरेंट में बैठे हुए बैकग्राउंड म्यूजिक को अपने आप फिल्टर कर देता है, बर्तन खनकने की आवाज या दूसरी टेबल की बातों को भी ब्लॉक कर देता है, ताकि वो सामने बैठे व्यक्ति की बातों पर ध्यान दे सके। लेकिन एडीडी दिमाग में ये छन्नी या फिल्टर टूट चुका होता है। तो इस टूटे हुए फिल्टर के कारण क्या होता है? इसके कारण उनके लिए सामने बैठे व्यक्ति की आवाज और रेस्तरां के किचन में गिरते हुए चम्मच की आवाज दोनों बराबर महत्व रखती हैं। अरे बाप रे, मतलब दिमाग ये तय ही नहीं कर पाता कि किस जानकारी को ब्लॉक करना है और किसे अंदर आने देना है। बिल्कुल। इसलिए एक बहुत ही शांत माहौल भी उनके लिए किसी भीड़ भरे और शोरगुल वाले बाजार जितना थका देने वाला हो सकता है। ये तो बहुत मुश्किल है और इस निरंतर मानसिक थकावट के साथ साथ एक और मनोवैज्ञानिक स्थिति जन्म लेती है। हाँ, जिसे स्रोत बॉटमलेस पिट या जरूरतों का एक अथाह कुआं कहते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा है। ये अथाह कुआं असल में काम कैसे करता है? क्या ये सिर्फ असंतोष की भावना है या इसके पीछे कोई न्यूरोलॉजिकल कारण भी है? इसके पीछे सीधा न्यूरोलॉजिकल विज्ञान है। एडीडी दिमाग अक्सर अंडर अराउजल
या कम उत्तेजना की स्थिति में फंसा रहता है। अच्छा, तो उसे सामान्य स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा डोपामाइन की जरूरत होती है? बिल्कुल सही। इसलिए व्यक्ति हमेशा कुछ और चाहने की तलब महसूस करता है। ये ऐसा है जैसे एक गहरे कुएं में आप कुछ भी डाल दें, वो कभी भरता ही नहीं है। हाँ, और वे इस खालीपन या अंडर अराउजन को भरने के लिए अत्यधिक जोखिम भरे काम करते हैं। जैसे बेतहाशा खरीदारी करते हैं या खाने जैसी चीजों का सहारा लेते हैं। वो असल में भारी उत्तेजनाओं के जरिए अपने अंदर के उस खाली कुएं को भरने की एक नाकाम कोशिश कर रहे होते हैं। और इस सब के बीच टाइम और स्पेस का संघर्ष भी है। स्रोत इसे टाइम टायरेंट का नाम देते हैं। हाँ, समय को लेकर उनकी समझ पूरी तरह से विकृत होती है। समय या तो बहुत तेजी से पंख लगाकर उड़ जाता है या फिर बर्फ की तरह बिल्कुल जम जाता है। किसी काम में कितना समय लगेगा, इसका सटीक अंदाजा लगाना उनके लिए लगभग असंभव होता है, जिससे डेडलाइंस मिस करना उनकी जिंदगी का एक स्थायी हिस्सा बन जाता है। लेकिन किताब में एक और तकनीकी शब्द का जिक्र है, रिएक्शन टाइम इरेगुलरिटी। हाँ, यहाँ आकर चीजें थोड़ी उलझ जाती हैं। श्रोता इसे पैरालिसिस ऑफ विल भी कहते हैं। बिल्कुल। मेरा मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति का दिमाग एक रेस कार की तरह सुपरसोनिक स्पीड से दौड़ रहा है, तो कोई सीधा सा सवाल पूछे जाने पर वो अचानक सुन्न कैसे हो सकता है? गति और पक्षाघात, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे मौजूद हो सकती हैं? इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें इनपुट और आउटपुट के तंत्र को बहुत बारीकी से समझना होगा। तो वो कैसे काम करता है? देखिए, एडीडी वाले व्यक्ति तब अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं जब वे खुद अपनी सोच को निर्देशित करते हैं। मतलब जब वे एक्ट कर रहे होते हैं। हाँ, जब पहल उनके हाथ में होती है तो उनके विचार बिना किसी रुकावट के बहते हैं। लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति उनसे अचानक सवाल पूछता है तो उन्हें बाहरी इनपुट पर प्रतिक्रिया देनी होती है, यानी रिएक्ट करना होता है। तो समस्या रिएक्ट करने की इस प्रक्रिया में है। बिल्कुल। बाहरी इनपुट मिलते ही उनके दिमाग को कई काम एक साथ करने पड़ते हैं। उसे अपनी रेस कार जैसी रफ्तार को धीमा करना पड़ता है। सवाल को सुनना और समझना पड़ता है, अपने दिमाग के डेटाबेस से सही जवाब खोजना पड़ता है, और फिर उसे आउटपुट के रूप में शब्दों में पिरोकर बाहर लाना होता है। एडीडी दिमाग में इनपुट ग्रहण करने और आउटपुट देने के बीच का जो ट्रांसमिशन है वो अक्सर बिगड़ जाता है। मतलब सिस्टम को समझ नहीं आता कि इतनी जल्दी गियर कैसे बदले। हाँ, और वो भारी ओवरलोड के कारण पूरी तरह से शट डाउन हो जाता है। तो बाहर से देखने वाले को लगता है कि व्यक्ति जवाब नहीं देना चाहता या वो कंफ्यूज्ड है, जबकि अंदर उसका दिमाग एक ट्रैफिक जैम में फंसा होता है। ये फिर ठीक वैसा ही है जैसे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे दौड़ती हुई गाड़ी को कोई अचानक बिना ब्रेक लगाए सीधे रिवर्स गियर में डालने की कोशिश करे। बहुत सही कहा। गाड़ी का इंजन तो बंद होगा ही। और इन सभी आंतरिक विफलताओं, दुनिया के तानों और रोजमर्रा की शर्मिंदगी से बचने के लिए ये लोग अपनी असलियत को छिपाने का फैसला करते हैं। हाँ, जिंदा रहने के लिए कुछ रक्षात्मक मुखौटे पहन लेते हैं, जो असल में उनके सर्वाइवल मैकेनिज्म है। लेकिन ये मुखौटे इंसान को बाहरी दुनिया की आलोचनाओं से तो बचा लेते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से ये बहुत भारी कीमत वसूलते हैं। स्रोत में ऐसे कुछ विशिष्ट किरदारों का बहुत ही गहराई से विश्लेषण किया गया है। सबसे पहला मुखौटा है द परफेक्शनिस्ट का। जैसे किताब में डेब्रा का उदाहरण दिया गया है। एडीडी वाले लोग अक्सर लापरवाह गलतियां करते हैं, इसलिए डेब्रा ने इसका मुकाबला करने के लिए खुद को एक परफेक्शनिस्ट में बदल लिया है। हाँ, वो किसी भी काम को सौंपने से पहले 20 बार चेक करती है। वे इतनी डरी हुई है कि कोई उसकी गलती पकड़ ना ले कि वो कभी किसी काम के लिए ना नहीं कह पाती। बाहर से देखने पर वो एक आदर्श कर्मचारी और इंसान लगती है, लेकिन अंदर से वो इस मुखौटे के भारी बोझ तले हर वक्त टूट रही होती है। एक और बहुत ही आम मुखौटा है द स्पेस कैरेट, जिसे किताब में शॉन के किरदार के जरिए समझाया गया है। शॉन ने जिम्मेदारियां और दुनिया की उलझनों से बचने का एक अलग ही तरीका खोजा है। हाँ, वो बस ख्यालों की दुनिया में खोया रहता है। जब कोई इंसान सपनों की एक सुरक्षित दुनिया में रहता है तो उसे असल दुनिया की विफलताओं और आलोचनाओं का सामना नहीं करना पड़ता। वास्तविकता से पलायन करने का एक बेहद कारगर तरीका है। इसके अलावा मैनिपुलेशन और ब्लेमर वाले बहुत ही आक्रामक मुखौटे भी होते हैं, जैसे टॉड और स्टीव जैसे किरदार। हाँ, वो आक्रामकता को ही अपना सबसे बड़ा बचाव मानते हैं। वो कभी अपनी गलती नहीं मानते। वे बड़ी चालाकी से हमेशा अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर मढ़ देते हैं और दूसरों पर उंगली उठाते रहते हैं, तो किसी का ध्यान आपकी अपनी कमियों पर नहीं जाता। बिल्कुल सही। और एक मुखौटा वो भी है जिसे स्रोत द पार्टी एनिमल कहते हैं। जैसे गिनी का किरदार। गिनी पूरे हफ्ते काम का तनाव झेलती है और वीकेंड आते ही अपनी सारी हदों को पार कर देती है। ये सिर्फ मस्ती करना नहीं है, ये शायद उस अंदरूनी बेचैनी को शांत करने का एक तरीका है, अपने उसी बॉटमलेस पिट को भरने का। हाँ, या दुनिया की थका देने वाली हकीकत से कुछ पलों के लिए भागने का एक हताश तरीका है। ये सभी मुखौटे इंसान के इर्द गिर्द एक भारी लोहे का कवच बना देते हैं। ये कवच चोट से तो बचाता है, लेकिन ये इतना भारी होता है कि इंसान को खुलकर सांस तक नहीं लेने देता। और सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि ये मुखौटे इंसान को उसकी अपनी ही असलियत से दूर कर देते हैं। बिल्कुल।
एक समय के बाद इंसान भूल जाता है कि मुखौटे के पीछे उसका असली चेहरा क्या है। और यहीं से शुरू होता है बदलाव का वो मुश्किल सफर, इस भारी कवच को उतारने का सफर। लेकिन अपनी असलियत को स्वीकार करना इतना आसान नहीं होता। मनोवैज्ञानिक रूप से ये शोक या ग्रीफ की एक बहुत ही लंबी और दर्दनाक प्रक्रिया से होकर गुजरता है। शोक शब्द सुनकर अजीब लग सकता है क्योंकि किसी की मृत्यु नहीं हुई है। लेकिन यहाँ शोक उस जीवन का है जो वो जी सकते थे। हाँ, जब किसी वयस्क को पहली बार ये समझ आता है कि उसे एडीडी है तो वो कुबलर रॉस के उसी शोक चक्र से गुजरता है जिससे कोई बड़ा सदमा लगने पर इंसान गुजरता है। सबसे पहला चरण होता है सदमा। इंसान को विश्वास ही नहीं होता कि पूरी जिंदगी जिस चीज को वो अपना सबसे बड़ा चारित्रिक दोष समझता था वो असल में एक न्यूरोलॉजिकल बनावट है। सदमे के बाद आता है एक बहुत ही गहरा गुस्सा। व्यक्ति सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्यों किसी शिक्षक या डॉक्टर ने बचपन में इसे नहीं पहचाना? मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल खुद को कोसने में क्यों बर्बाद कर दिए? और इस गुस्से के बाद इंसान सौदेबाजी या बार्गेनिंग करने लगता है। वो सोचता है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। शायद वो बस एक खास तरह की दवाई खाए और सब कुछ जादुई रूप से रातों रात ठीक हो जाए। और वो रातों रात एक नॉर्मल इंसान बन जाए। लेकिन जब उसे ये कठोर वास्तविकता समझ आती है कि कोई जादुई इलाज मौजूद नहीं है और ये कोई ऐसा बुखार नहीं है जो उतर जाएगा, तो वो एक गहरे डिप्रेशन या अवसाद में चला जाता है। उसे अपनी सीमाओं का एहसास होता है। लेकिन इस अंधेरे और अवसाद के बाद ही अंततः स्वीकृति या एक्सेप्टेंस का सवेरा होता है। बिल्कुल, वो गहराई से मान लेता है कि उसका दिमाग अलग है और अब उसे दुनिया से लड़ने के बजाय अपने दिमाग के साथ काम करना सीखना होगा। इस स्वीकृति के बाद रिकवरी का रास्ता शुरू होता है और स्रोत यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फ्रेमवर्क का सुझाव देते हैं। हाँ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस यानी AA का 12 कदमों वाला कार्यक्रम। ये पहली नजर में थोड़ा अजीब लग सकता है। मुझे भी लगा था। मेरा मतलब है कि एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति के लिए एक लत छुड़ाने वाले मॉडल का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? देखिए, इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। जैसे एक अल्कोहलिक को सबसे पहले ये स्वीकार करना पड़ता है कि वो शराब के सामने कमजोर है। सही है। ठीक वैसे ही एडीडी वाले व्यक्ति को ये समर्पण करना पड़ता है कि वो अपने न्यूरोलॉजिकल लक्षणों को सिर्फ इच्छा शक्ति या मोटिवेशन से कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब सिर्फ खुद को धकेलने से काम नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। उसे इस बात को स्वीकार करना होता है कि उसे एक बाहरी व्यवस्थित फ्रेमवर्क, मदद और संतुलन की सख्त जरूरत है। और इसी स्वीकृति और संतुलन को समझाने के लिए किताब का वो सबसे शानदार रूपक सामने आता है, टोयोटा बनाम पोर्शे। अरे हाँ, ये तो पूरी चर्चा का निचोड़ है। दुनिया के ज्यादातर लोगों का दिमाग एक टोयोटा कार की तरह डिजाइन किया गया है। टोयोटा भरोसेमंद है, टिकाऊ है, हर मौसम में चलती है और ईंधन बचाती है। वो आपको बिना किसी बड़े ड्रामे या रोमांच के पॉइंट A से पॉइंट B तक पहुंचा देती है। और हमारी शिक्षा प्रणाली और हमारे दफ्तर इसी टोयोटा दिमाग के लिए बनाए गए हैं। लेकिन ADD वाला दिमाग एक पोर्श स्पोर्ट्स कार की तरह है। हाँ, ये अविश्वसनीय रूप से तेज है, रोमांचक है और इसमें बेतहाशा शक्ति है। लेकिन एक पोर्श को आप हर तरह के उबड़ खाबड़ कच्चे रास्ते पे नहीं चला सकते। बिल्कुल नहीं। इसे चलाने के लिए बहुत खास देखभाल, बहुत ही फाइन ट्यूनिंग और एक अलग तरह के संतुलन की जरूरत होती है। अगर आप पोर्श में सस्ता ईंधन डालेंगे या उसकी सही समय पर सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो वो रेस जीतना तो दूर, गैराज से बाहर भी नहीं निकल पाएगी। इस उपमा का सबसे बड़ा सबक यह है कि हमारा लक्ष्य एक पोर्श को पीट पीट कर टोयोटा में बदलना नहीं है। सही कहा। एडीडी को ठीक करने का मतलब खुद को किसी ऐसे सांचे में ढालना नहीं है जिसके लिए आप बने ही नहीं हैं, बल्कि ये सीखना है कि उस पोर्श को सही तरीके से, सही ईंधन के साथ और सही रेस ट्रैक पर कैसे चलाया जाए ताकि उसकी असली क्षमता बाहर आ सके। बिल्कुल। जब ADD वाले व्यक्ति को सही दिशा और सही माहौल मिल जाता है तो उनकी वो हाइपर एक्टिविटी जबरदस्त उत्पादकता में बदल सकती है। और उनका जो भटकता हुआ दिमाग है, जिसे दुनिया इनअटेंशन कहती है, वो कमाल की रचनात्मकता ला सकता है। क्योंकि वे चीजों को एक रेखीय या लीनियर तरीके से नहीं देखते। वे एक साथ कई अलग अलग और असंबद्ध विचारों को आपस में जोड़कर कुछ बिल्कुल नया और अद्भुत बना सकते हैं। तो श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ADD कोई श्राप या बीमारी नहीं है। ये महज एक अलग तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज हमने देखा कि कैसे ये लोग बॉक्स के बाहर की सोचते हैं, बड़े रिस्क लेते हैं और ऐसे समाधान निकाल सकते हैं जो आम लोगों की सोच से परे होते हैं। सही बात है। अब इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। वो क्या? जरा सोचिए, अगर हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारे स्कूलों के क्लासरूम का ढांचा और हमारे काम करने का तरीका सिर्फ उन टोयोटा दिमागों के बजाय इन पोर्श दिमागों को भी केंद्र में रखकर बनाया गया होता, तो क्या आज मानव सभ्यता का विकास और दुनिया की शक्ल कुछ और नहीं होती? ये तो बहुत ही गहरा विचार है ना? क्या पता जिन चीजों को हम आज विकार या डिसऑर्डर का लेबल लगाकर दवाइयों से दबाने की कोशिश कर रहे हैं,
वही भविष्य के सबसे बड़े इनोवेशन और बदलाव की चाबी हों। शायद ये वक्त है कि हम एक्सरे में उस टूटी हुई हड्डी को खोजना बंद करें। और इस बात का जश्न मनाएं कि कुछ दिमाग अलग तरह से दौड़ने के लिए ही बने हैं। बिल्कुल। इसी के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हाँ, उम्मीद है कि आज का ये सफर आप सभी के लिए एक